हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की पोल साइंस का चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इंस्टा पे जाके इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब है हमारा चैप्टर 3 पोल साइंस का समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। हम वर्चस्व का मतलब जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। दूसरों के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता, जिससे कि हम उनसे मनचाहा काम करा सके, वह वर्चस्व आधिपत्य कहलाता है। यानी कि किसी के प्रति ऐसा बिहेव करना जिससे कि वो प्रभावित हो सके और नियंत्रित हो सके और उससे हम अपना मनचाहा काम करा सके, यानी कि उसे अपना पूरे कंट्रोल में कर लेना कि जो हम ऑर्डर देंगे वो वही करेगा, वह वर्चस्व या आधिपत्य कहलाता है। तो आप अमेरिका का वर्चस्व से इससे समझ सकते हो कि अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो अमेरिका का वर्चस्व था वो कब से शुरू हुआ और वो कैसा था औरों के प्रति। तो हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है शीत युद्ध का अंत हो गया तथा अमेरिका का विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका का प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का युग आरंभ हुआ। यानी कि जैसे कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो शीत युद्ध था वो अंत हो गया था, उसके बाद जो दो महाशक्ति थी उनमें से जो एक थी वो बिल्कुल उसका विघटन हो गया था, यानी कि वो उसका पतन हो गया था, समाप्ति हो गई थी। और वो कौन सी महाशक्ति थी? सोवियत संघ। तो उसके बाद हमें पता है कि जो शीत युद्ध था उसका अंत हो गया था और अब जो वर्ल्ड में एक महाशक्ति बची वो है अमेरिका। तो क्या हुआ कि शीत युद्ध का अंत हो गया, अमेरिका की विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर गया। जैसे कि हमें पता है अमेरिका का प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का युग आरंभ हुआ, यानी कि अब जो अमेरिका था वो एक ध्रुवीय विश्व हो गया, यानी कि जो एक ध्रुवीय मतलब एक महाशक्ति होना। तो ये युग आरंभ हुआ। अब है नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब हम पढ़ेंगे कि अब अमेरिका का वर्चस्व जो था वो शुरू हो गया था। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा स्टोरी सुनाती हूँ एक। अब क्या था, हम इसमें पढ़ेंगे कि जो मतलब एक युद्ध हुआ था और वो किसके प्रति हुआ था कि अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, यानी इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया। इराक को समझाने की कोशिश की गई बट वह नहीं माना। ठीक है, यानी कि अब इराक को समझाया कि जो आपने कुवैत पे पूरा मतलब कब्जा जमाया इसको मत जमाओ, लेकिन वो नहीं माना। तब यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग की अनुमति दी। यूएन का भी एक नाटकीय फैसला कहलाया, क्योंकि यूएन ने शीत युद्ध से अब तक इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था। अब क्या हुआ था कि जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था उसने अनुमति दे दी कि इराक पे जो है उसके विरुद्ध में बल प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो मान नहीं रहा था बात, क्योंकि उसने कुवैत पे जो था कब्जा कर लिया था। तो उसने क्या करा कि अमेरिका को जो है ये अनुमति दे दी कि आप इसके विरुद्ध में बल प्रयोग कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वो कौन थे उस टाइम पे, जॉर्ज बुश ने इस व्यवस्था को क्या नाम दिया? नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। यानी कि जो अमेरिका के जॉर्ज बुश थे ना, उन्होंने इसको नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इतिहास हमें बताता है कि विश्व में किसी भी देश का वर्चस्व स्थायी नहीं रह सकता। यानी कि अब जो इतिहास है वो हमें ये तो बताता है कि जो कोई भी देश है उसका जो वर्चस्व है ना वो स्थायी नहीं है, वो हमेशा नहीं रह सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं, विश्व राजनीति में विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं।
क्या होता है कि जो विश्व की राजनीति है ना, उसमें जो बहुत सारे देश होते हैं और देशों के समूह होते हैं ना, वो ताकत पाने के लिए क्या करते हैं, कोशिश तो लगातार करते हैं। ये ताकत सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक विकास के रूप में होती है। कि हर देश है वो अपने आप को एक ताकतवर जो बनाना चाहता है ना, उसके लिए वो बहुत मेहनत तो करता है। वो कैसे कैसे मेहनत करता है, सैन्य प्रभुत्व से, अपनी सैन्य शक्ति को बहुत मजबूत करने से, आर्थिक शक्ति के रूप से, और राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक विकास। और उस टाइम पे ये सब चीजें जो होती वो अमेरिका के पास थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत सोवियत रूस के 1991 के विघटन के बाद हुई। हमें ये बात पता है कि जो सोवियत संघ था उसका जो विघटन था वो 1991 में जो था उसका विघटन हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका का वर्चस्व जो था वो शुरू हो गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा था। यानी कि अब क्या था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1945 के बाद से जो अमेरिका था वो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा था। क्यों उभरा था, क्योंकि उस टाइम पे तो वैसे दो महाशक्ति थी, सोवियत संघ भी था, लेकिन इसको ज्यादा क्यों बोला गया है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। यानी कि जो अमेरिका था ना, उसने जापान के विरुद्ध में ना परमाणु बम का यूज किया था। और इस टाइम पे ना इस परमाणु बम की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो जापान था ना वो वैसे ही हार मान चुका था और वो बोल भी रहा था कि हाँ हमने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन फिर भी अमेरिका ने जो था वहाँ परमाणु बम गिराया ताकि वो अपना वर्चस्व जो है पूरी दुनिया को दिखा सके। अब क्या हुआ कि युद्ध के दौरान अमेरिका का निर्यात बढ़ा, वह विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। यानी कि अब क्या हुआ कि युद्ध के दौरान क्या हुआ, जो अमेरिका का था ना उसका निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट जो था वो बढ़ गया था। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ गया था और विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं विश्व पर वर्चस्व का प्रभाव। यानी कि अब क्या था कि उसका प्रभाव सबसे पहले कैसा देखा गया अमेरिका का। इराक ने कुवैत पर हमला किया। यानी कि जो इराक था ना, उसने कुवैत पे, उसे वैसे ही कब्जा करा हुआ था इराक ने कुवैत पे, तो उसने क्या करा कि इराक ने कुवैत पे हमला किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने का फैसला किया। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या करा, उसे कुवैत को मुक्त कराने का फैसला लिया। यूएन ने इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यानी कि अब एक अभियान चलाया गया, उसका नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूएन ने इसको शुरू किया था, सैनिक अभियान का नाम दिया। यानी कि सैनिक अभियान है जिसका नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की आड़ में अमेरिकी अभियान था। यानी कि यूएन ने तो हाँ इसको अनुमति दे दी थी कि अमेरिका को कि आप इराक के विरुद्ध जो है अपना हमला कर सकते हो। तो इसकी आड़ में अमेरिका ने क्या करा, इसकी सेना के प्रमुख जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ थे। यानी कि जो उसकी प्रमुख सेना के जनरल थे वो ये थे, नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ थे। 34 देशों की सेना थी। यानी कि जो ये जो बात हो रही है ना सेना, वो यूएनओ में थी। उसमें जो 75% सैनिक जो थे वो अमेरिका के थे। यानी कि इतने सारे देशों में से जो 75% है वो अमेरिका के थे। इराक की हार हुई। इसके अतिरिक्त समुद्र मार्ग, स्वतंत्र व्यापार, उदारीकरण, सीटीबीटी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक प्रतिबंधों द्वारा प्रभाव डालना आदि। यानी कि इन तरीकों से जो है इराक पे, वैसे इराक की हार हो चुकी थी लेकिन इन जरियों के द्वारा भी इस पे प्रभाव डाला गया। तो हमारा ये जो सबसे पहला था ऑपरेशन, उसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जो कि किसके विरुद्ध चलाया गया था, इराक के विरुद्ध, ताकि हम कुवैत को आजाद करा सके। और ये यूएनओ द्वारा सैनिक अभियान था। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। तो हमारा पॉइंट है, प्रथम खाड़ी युद्ध के द्वारा अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी तथा वीडियो गेम वॉर भी कहा गया। यानी कि अभी हमने जो ये पढ़ा ना, ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, जो कि अमेरिका भी इसमें शामिल था, किस पे विरुद्ध हमला किया था। तो इसी जो मतलब डेजर्ट स्टॉर्म है ना,
इसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं, जो कि अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन के लिए किया था। और इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है, यानी कि इसके 3 नाम है, प्रथम खाड़ी युद्ध, डेजर्ट स्टॉर्म और कंप्यूटर युद्ध। और एक और नाम है इसका नाम है वीडियो गेम वॉर। और ये सब नाम इसके इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका ने ये किया था। और इसे कंप्यूटर युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका ने अपने वर्चस्व दिखाने के लिए इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी करी हुई थी कि लोग घर पे बैठे इसको कंप्यूटर पे देख सकते थे। और ये एक वीडियो गेम वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक वीडियो गेम लग रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका को हरा रहा था इराक को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1992 से 2000 चुनावों में बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। यानी कि उससे पहले जो थे वो जॉर्ज बुश थे, अब कौन आए, बिल क्लिंटन आए अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब क्या हुआ, जो ये आए थे राष्ट्रपति, इन्होंने क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दिलचस्पी दिखाई नहीं। और 1999 में यूगोस्लाविया पर सैन्य कार्रवाई की गई, जबकि वहां अल्बानियाई लोगों ने आंदोलन किया। इसको दबाने के लिए नाटो सेनाओं ने कोसोवो पर अपना कब्जा किया। अब क्या हुआ था कि जो आए थे इन्होंने तो कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं, इसलिए क्या हुआ 99 में यूगोस्लाविया ने क्या करा, कार्रवाई की गई, इसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई, क्योंकि जो वहां के लोग थे अल्बानियाई लोगों ने आंदोलन किया था। और इसको दबाने के लिए जो नाटो सेनाई संगठन था ना, उन्होंने कोसोवो पर अपना कब्जा किया इसको दबाने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अब हम इसमें पढ़ेंगे जो अमेरिका का जो दूतावास था उस पर हमला हुआ था, यानी कि अमेरिकी एम्बेसी। तो क्या हुआ था 1998 में नैरोबी केन्या में जो है, तथा दारे सलाम जो तेजानिया में है, वो अमेरिका के दूतावास थे। और उस पे क्या हुआ था, बमबारी हुई थी। इसका जिम्मेदार अल कायदा आतंकवाद ग्रुप को ठहराया गया। अल कायदा क्या है, आतंकवाद ग्रुप को अल कायदा कहा गया है। ये इस्लामी संगठन को माना गया। इसके प्रतिशोध में अमेरिकन राष्ट्रपति ने ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच चलाया, यानी कि इसके विरुद्ध में कौन सा चलाया, इन्फिनाइट रीच। और ये किसने चलाया था, अमेरिकन राष्ट्रपति का आदेश दिया कि इसके अंतर्गत सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों में बमबारी की गई। इसकी जानकारी अमेरिका ने यूएन को भी नहीं दी। अब क्या हुआ था कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जो अमेरिका है उसने उसके मतलब इराक के विरुद्ध जो करा था ना, उसका बदला लेने के लिए अब क्या हुआ, जो अलकायदा ग्रुप था ना, उसने क्या करा, अमेरिकी एम्बेसी के जो दूतावास है यानी एम्बेसी, उसके 2 दूतावास को उसने बहुत ज्यादा बमबारी कर दी उधर। और वो कौन कौन से थे, नैरोबी केन्या में और दार इस सलाम तेजानिया में। और जो इसके प्रतिशोध में क्या करा, अमेरिका ने ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच चला दिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या गया, सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा ठिकानों पर, यानी कि अलकायदा यानी आतंकवाद ग्रुप से क्या हुआ, मिसाइलों से बमबारी कर दी इसके खिलाफ। इसकी जो जानकारी थी ना, वो अमेरिका ने यूएनओ को भी नहीं दी। तो आपको ये समझ आया होगा कि ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच जो था वो अलकायदा ग्रुप्स के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट हम आते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो हम अब पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको राइट डाउन भी कर लेना ताकि आपको और अच्छे से इसको समझ आए पढ़ते समय। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं इस टॉपिक में क्या होने वाला है। तो ये 9/11 की घटना है। तो 9/11 जो है वो है 9 जो है वो मंथ है सितंबर का, और जो 11 है वो डेट है, यानी कि 11 सितंबर 2001 को अरब देशों ने 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के बाद 4 अमेरिकी विमान पर कब्जा कर लिया। यानी कि जो अरब देश के जो 19 अपहरणकर्ता थे, उन्होंने क्या करा, उड़ान भरने के बाद 4 अमेरिकी विमान जो थे यानी कि एरोप्लेन जो थे उन पर कब्जा कर लिया था। और फिर क्या हुआ, उस पर कब्जा करने के बाद जो पहला विमान था उसे वर्ल्ड सेंटर न्यूयॉर्क के उत्तरी टावर से टकराया।
और जो दूसरा विमान था वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के दक्षिणी टावर से टकराया। और जो तीसरा विमान था वो पेंटागन रक्षा विभाग मुख्यालय की बिल्डिंग से टकराया। और जो चौथा विमान था वो कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, पर वो पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया। इसी घटना को 9/11 कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें। 11 सितंबर 2001 आतंकवादी घटना के विरुद्ध ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, यानी कि इंड्यूरिंग फ्रीडम जो था वो 9/11 के खिलाफ चलाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आता है कि ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्यों चलाया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अमेरिका के जो 4 विमान थे उसके अरब देशों ने उस पे क्या था, कब्जा कर लिया था। तो इस ऑपरेशन में अमेरिका ने सभी देशों को विश्व से आतंकवाद का सफाया करने में योगदान करने को कहा। यानी कि अब क्या हुआ, जो अमेरिका था ना उसने सभी देशों को क्या बोला कि जो आतंकवाद है ना उसका सफाया करने में आप लोग भी योगदान दो। इसे 9/11 की घटना से जाना जाता है, यानी कि 9 जो है वो सितंबर को डिनोट करता है और 11 तारीख थी। तो ये घटना अमेरिकी की शक्ति और वर्चस्व को खुली चुनौती थी। यानी कि जो अमेरिका थी उसकी जो शक्ति और उसका वर्चस्व को है ना ये खुली चुनौती दी थी इसने। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान को निशाना बनाया। यानी कि जो अलकायदा यानी आतंकवाद ग्रुप और अफगानिस्तान के जो तालिबान को निशाना बनाया। 9/11 की घटना का प्रभुत्व अलकायदा के ओसामा बिन लादेन के द्वारा निर्देशित था। यानी कि अलकायदा के जो अलकायदा जो कि आतंकवाद के मतलब वो है, मतलब मेन जो लीडर है वो है ओसामा बिन लादेन द्वारा निर्देशित था ये 9/11 जो 4 विमानों पे ऐसा करा। तो इसमें क्या हुआ, ये दिल दहला देने वाला हमला था। 3000 लोग मारे गए। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने बाहर कार्रवाई की आतंकवाद के खिलाफ। यानी कि इसके अंदर आतंकवाद का पूरा सफाया करना मतलब ठान लिया था अमेरिका ने। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। मुख्य निशाना अलकायदा तालिबान को बनाया। सारी दुनिया में गिरफ्तारी कर दी। यानी कि अब क्या हुआ, अमेरिका ने सारी जो दुनिया है उसमें गिरफ्तारी करना शुरू कर दी। कैदियों को खुफिया जेल खानों में रखा। अब क्या थी कि मतलब क्या था कि जो खुफिया जेल खाना था ना उसमें जो कैदी थे उनको रखा गया। और वो कहाँ था, क्यूबा के ग्वादानामो में। यानी क्यूबा जो हमने पढ़ा था कि जो तटीय अमेरिका के तटीय उस पे से लगा हुआ था, क्यूबा एक देश था। इनसे मिलने की अनुमति यूएन के अधिकारियों को भी नहीं थी। यानी कि ऐसी जगह छुपाया था और उसने जो कैदियों से मिलने की जो अनुमति ना उनको भी नहीं थी वहां के अधिकारियों को, यूएनओ के। आई होप आपको ये समझ आया होगा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये भी मैं आपको पहले समझा देती हूँ फिर हम इसको शुरू करते हैं। तो क्या हुआ था कि इसके अंदर इराक पर अमेरिका का हमला। अब क्या हुआ, अमेरिका इराक जो है उस पर फिर अमेरिका ने हमला कर दिया। पहले तो उसको यूएनओ ने बोला था कि हमला करो उसके विरुद्ध, लेकिन अब क्या हुआ, अब इसे यूएनओ ने नहीं बोला, अमेरिका ने खुद ने हमला कर दिया अपने वर्चस्व के लिए। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। यानी कि इराकी फ्रीडम चलाया। किसके खिलाफ था ये, इराक के खिलाफ था। यूएन ने हमले की अनुमति नहीं दी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले वाले युद्ध में जो था प्रथम खाड़ी युद्ध, उसमें तो यूएनओ ने इसको अनुमति दी थी, लेकिन इसमें कोई अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए अमेरिका ने कहा इराक सामूहिक संहार हथियार बना रहा है। यानी कि ऐसे हथियार बना रहा है जिससे सारे देश को खतरा है। पर इराक में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिले थे। यानी कि मतलब जो इराक था वो तो कोई ऐसे वो बना ही नहीं रहा था, लेकिन अमेरिका तो सिर्फ अपना वर्चस्व जमाने के लिए वहां पे वो कर रहा था ना कब्जा। उद्देश्य क्या था अमेरिका का इधर ऐसा करने के लिए, उद्देश्य सिर्फ क्या था, तेल भंडार को लूटना। इराक में तेल भंडार अच्छा था। इराक में मनपसंद सरकार बनाना है। यानी कि वो इराक में मनपसंद सरकार बना सके ताकि फिर उसकी बात चले, वहां पे अपना वर्चस्व जम जाए उसका। अब क्या हुआ था कि अमेरिका युद्ध तो जीत गया वहां पे, वहां की जनता की विरोध करती रही, लेकिन जो वहां की जनता थी ना इराक की वो उसके प्रति विरोध ही करती रही। उन्होंने अमेरिकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया।
युद्ध तो जीत गया, लेकिन वहां की जो सत्ता है उसको वो कभी प्राप्त नहीं कर पाया अमेरिका। तो यही था इसमें। मैं आपको इसको पढ़ के एक बार बता देती हूँ। 19 मार्च 2003 इराक पर आक्रमण, यूएन की अनुमति के बिना आक्रमण कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने क्या था, इराक पर आक्रमण कर दिया यूएन की अनुमति के बिना। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य है, यानी कि सुरक्षा परिषद जो है यूएनओ का ही अंग है। इसमें क्या था कि जो इसमें स्थायी सदस्य होते हैं वो 5 थे। फ्रांस, रूस, चीन ने भी इराकी इसकी आलोचना की। यानी कि अब क्या हुआ, यहाँ के जो यूएनओ के स्थायी सदस्य थे कौन कौन से, फ्रांस, रूस और चीन, इन्होंने आलोचना करी कि वास्तव में अमेरिका इराक में सद्दाम हुसैन की शासन समाप्त करना और अपनी पसंद की सरकार स्थापित करना चाहता है तथा इराक के तेल भंडार पर नियंत्रित करना चाहता है। इसे इराकी फ्रीडम कहा गया, यानी कि इसे क्या कहा गया, इराकी फ्रीडम कहा गया। सद्दाम हुसैन की बंदी बनाया गया, यानी कि जो यहाँ पे सद्दाम हुसैन की सरकार थी उसे क्या कर दिया, उसे बंदी बना लिया गया। उस पर मुकदमा चला। दिसंबर 2006 में उसे फांसी दे दी गई। यानी कि देख रहे हो आप लोग कि कैसे अमेरिका वहां पे पहले तो उसने एक फ्री मतलब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चला दिया और सबको कह दिया कि जो इराक है वो सामूहिक संहार हथियार बना रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे युद्ध कर दिया। बट वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका सिर्फ उद्देश्य क्या था, तेल भंडार इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना। और अमेरिका ने क्या करा, सद्दाम हुसैन को बंदी बना के उसे मुकदमा चलाया उसके खिलाफ और 2006 में उसे फांसी भी दे दी गई। तो आई होप ऑपरेशन इराकी फ्रीडम भी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इराक के विरुद्ध अमेरिका ने युद्ध कर दिया विदाउट एनी रीजन। नेक्स्ट हम चलते हैं, अमेरिका का एकमात्र महाशक्ति के रूप में है। यानी कि अब क्या हुआ, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में है। उसे राजनीति को अपनी अनुसार चलाने के प्रयास किए, यानी कि उसने क्या करा, अपने इच्छा अनुसार चलाने का प्रयास करा राजनीति को। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, संगठन है तथा समझौते पे परवाह नहीं की। यानी कि उसने कोई ये नहीं सोचा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो जाएंगी या फिर इससे किसी को भी परेशानी होगी, उसने ऐसे कुछ भी नहीं समझा, परवाह ही नहीं करी। अपनी बात मनवाने का प्रयास किए, यानी कि उसने कैसे कैसे अपने मनवाने मतलब प्रयास करे कि वहां पे युद्ध कर रहा है यूएनओ की अनुमति के बिना, कभी कुछ कर रहा है। और अलकायदा को उसने पूरे तरीके से साफ कर दिया। परंतु यह दादागिरी कहीं भी गांव, नगर, प्रांत, राष्ट्र और विश्व में अधिक दिन नहीं चलती, उसे चुनौती मिलती है। यानी कि अब ये बताया गया है कि जो अधिक दिन तक ये चुनौती नहीं चलती है, ऐसा कहा गया है इसमें। नेक्स्ट है अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। यानी कि ऐसे कौन से रीजन है जो अमेरिका को अवरोध, यानी कि अवरोध मतलब होता है किसी चीज पे रोक लगाना। तो हम देखेंगे कि अमेरिका की शक्ति पे कौन सी चीजें है वो रोक लगाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है ऐसा भी कि अमेरिका के रास्ते में आने वाले 3 अवरोध बताओ। तो हम पढ़ेंगे अमेरिका की संस्थागत बनावट, यानी कि जो अमेरिका की बनावट है वो है कैसी। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है, यानी कि यहाँ शासन 3 शक्तियों के बंटवारे पर चलता है। कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति पर अंकुश लगाने का काम करती है, यानी कि जो कार्यपालिका है यहाँ की वो सैन्य शक्ति पे अंकुश लगा सकती है, यानी कि जो सैन्य शक्ति है उसको रोक सकती है अगर वो ज्यादा अपनी लाइन से बाहर होकर कुछ भी कर रहा है। अमेरिकी समाज में जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है, यानी कि जो अमेरिका समाज है ना वो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने की में बड़ी भूमिका निभाती है। अब जो है कि अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियान पर अंकुश लगाने में बड़ी भूमिका निभाती है। ये किसकी बात हो रही है, यहाँ की संस्थागत बनावट की। अब एक और सेकंड पॉइंट है उसमें कि कौन सी एक और जो चीज है वो उस पर अंकुश लगाती है, वो है नाटो। ठीक है, नाटो जो है उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। नाटो में शामिल देश अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं। जो नाटो है वो जो है अमेरिका द्वारा ही एक संगठन या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। अब जो है इसमें क्या है कि जो कोई भी मतलब देश है इसमें जो मिला हुआ है ना वो अमेरिका के वर्चस्व पे अंकुश लगा सकते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है भारत अमेरिका के संबंध, यानी कि जो भारत है और अमेरिका है उसके संबंध कैसे हैं आपस में। तो क्या है कि सोवियत संघ के पतन के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला किया। अब जैसे कि हमें पता है कि जब विश्व वो मतलब शीत युद्ध था, उस टाइम पे जो था भारत अमेरिका से कम था और सोवियत संघ के लगाव ज्यादा रखता था, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो भारत का अच्छा मित्र था वो किसी भी गुट में नहीं भारत, लेकिन जो सोवियत संघ था उसका काफी अच्छा मित्र था। तो अब क्या हुआ जी कि सोवियत संघ का पतन हो गया, उसके बाद जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भारत ने क्या करा, उदारीकरण करने की और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला किया। इस नीति द्वारा आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अमेरिका समेत कई देशों के लिए आर्थिक सहयोगी बन गया। अब क्या हुआ, इस नीति से क्या हुआ, जो आर्थिक वृद्धि दर है उसके कारण क्या हुआ कि भारत अमेरिका के समेत भारत जो था और अमेरिका के साथ कई देशों का आर्थिक सहयोगी बन गया। भारत अमेरिकी संबंधों के बीच दो नई बातें उभर के आई। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका के बसे अनिवासी भारतीयों से है। यानी कि अब ऐसा बहुत सारी चीजें हुई हैं जहाँ से कि इन दोनों के बीच एक तो रिलेशन अच्छे हो गए, और क्या हुआ था कि मतलब उसके बाद क्या था, भारत और अमेरिका के जो संबंध थे उसमें सुधार आया। और उसमें क्या हुआ कि भारत के 65% जो लोग थे वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में निर्यात अमेरिका को जाता है। यानी कि जो भारत में कितना विकास हुआ है सॉफ्टवेयर में, उसका जो निर्यात है वो अमेरिका को जाता है। और बॉइंडूंग प्लेस इन अमेरिका है, उसमें जो 35% तकनीकी कर्मचारी हैं वो इंडियन हैं। सिलिकॉन वैली 3 लाख भारतीय काम करते हैं इसमें। उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 15% कंपनियां की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। तो आई होप इसमें आपको समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन दिखा रही हूँ, क्योंकि 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी आते हैं, तो इनके आंसर आप खुद अपने आप टेस्ट करेंगे कि आपको कितना समझ आया है। अगर आपको किसी का आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो मुझे क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। यानी मैंने आपको प्रथम खाड़ी युद्ध के कितने सारे नाम बताए हैं, 3-4, उसमें से एक भी आप लिख सकते हैं। अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व की चुनौती कौन से देश दे रहे हैं। यानी कि जो अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व है ना, उसको चुनौती कौन से देश दे रहे हैं। समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व की शुरुआत कब हुई। यानी कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो रियल में कब हमने देखा। प्रथम खाड़ी युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। यानी प्रथम खाड़ी युद्ध था, मैंने आपको बताया था किसके विरुद्ध चला गया था, तो किन देशों के बीच लड़ा गया था, कौन कौन से देशों के बीच में जो ये था प्रथम खाड़ी युद्ध चला था। कौन सा युद्ध वीडियो गेम वॉर बन गया था, कौन सा था, मैंने आपको बताया था। राष्ट्रपति क्लिंटन के समय कौन सा ऑपरेशन हुआ था। यानी कि पहले जॉर्ज बुश थे, उसके बाद जो थे बिल क्लिंटन आए थे, तो उसके बाद कौन सा ऑपरेशन हुआ था, आप इसको बताएंगे। आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। यानी कि आतंकवाद का जो खिलाफ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखा भी था आपको, आप बताएंगे कि कौन सा वो युद्ध चलाया था। अब है हेगेमनी शब्द का अर्थ बताइए। यानी कि हेगेमनी मैंने आपको नहीं बताया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। नेक्स्ट है हमारा, आप इसको रहने देना, बाकी आप सारा कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेट किस परियोजना का परिणाम है। यानी कि इंटरनेट हमें किस परियोजना से मिलता है, रिजल्ट से। अब है बैंड वैगन की नीति, तो मैं आपको इसको यही बता देती हूँ कि जो बैंड वैगन की नीति क्या है। इसका अर्थ होता है अपना फायदा लेना। यानी कि मतलब कैसे भी करके हमें ना अपना फायदा लेना है, तो इसको बैंड वैगन की नीति कहा जाता है। तो आपको ये आई होप समझ आई गया होगा बैंड वैगन की नीति। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अमेरिकी वर्चस्व से बचने का तरीका कौन सा है। यानी कि ये मैं आपको नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसको आंसर अच्छी तरीके से लिख के भी बताऊंगी, और आप कोशिश करना कि आपके माइंड में क्या है कि कौन से तरीके ऐसे हैं जिससे अमेरिका के वर्चस्व से हम बच सकते हैं। अब है 9/11।
2001 में अमेरिका हमलों के लिए किस आतंकवाद को जिम्मेदार माना गया था? कौन सा आतंकवाद ग्रुप था इसे जिम्मेदार माना गया था, आप बताएंगे। इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब को हिंदी का अर्थ बताइए, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका हिंदी अर्थ बताना है आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको नहीं आया, इसमें कोई भी डाउट है, तो आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, and don't forget to press the bell icon given below. Thank you.